वेलकम टू द साइंस ट्यूटर। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले बताया था कि सेंट्रीपिटल वो होता है जो हम जब भी कोई बॉडी, ये पिक्चर में तभी आता है, ये टर्म तब आएगी जब कोई बॉडी लीनियर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन वगैरह, ये नहीं करती है, ये नहीं करेगी। लेकिन जब सर्कुलर मोशन करेगी ना तभी आएगी, है तभी आएगा ये पिक्चर में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, नहीं तो नहीं आएंगे पिक्चर में। तो ये बात है, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स जब भी आएगा जब कोई भी बॉडी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, तभी ये फ्रंट लाइन में आएंगे, ये फोर्स कम इनटू इफेक्ट्स आएंगे। इनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड तब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि ये तब जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही होगी, ये ट्रांजिशन जो कर्व होता है, मतलब कि कोई भी स्पाइरल कर्व होता है या फिर कोई भी पैराबोलिक कर्व हो गया, उससे स्ट्रेट लाइन में जाएगी, टर्न लेगी, कोई भी टर्न लेगी बॉडी सर्कुलर मोशन का मतलब ये नहीं कि सर्कल में सर्किल ही करती रहेगी, ऐसा कोई टर्न भी लेगी कर्व में तब भी ये पिक्चर में आएगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तब भी इनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये कर्व वगैरह होते हैं, जब भी अपन टर्न करते हैं, कर्व हो गया वगैरह, सर्कुलर टाइप के स्पेरिकल कर्व्स वगैरह हो गए, इनमें भी ये आएगा। लेकिन ये स्ट्रेट लाइंस वगैरह में नहीं आएंगे ये फोर्सेस, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के टाइप्स में ही आएंगे। पैराबोलिक मोशन हो गया, उसमें भी ये आएगा। जब भी कोई कर्व होगा, कर्व पे रोटेट करेगी बॉडी, तब ये पिक्चर में आएंगी। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब इनमें डिफरेंस क्या है? पिटल और फ्यूगल थोड़ा सा फ़र्क है। सेंट्री नाम से पता चल रहा है, ठीक है, सेंटर के तरफ लगने वाले फोर्स है, सेंटर के आउटर लगने वाले फोर्स है। सेंट्री मतलब सर्किल के टाइप में, यहाँ से अपन को ये पता चल रहा है इसी नाम से। लेकिन पिटल और फ्यूगल फोर्स, इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? पिटल फोर्स वो होता है कि जिसमें हमें जो बॉडी के सेंटर की तरफ लग रहा है, आउटर से, जब भी बॉडी कोई रोटेट कर रही है तो उसके सेंटर की तरफ लग रहा है आउटर से, तो वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कि कोई भी कर्व है, ये कर्व है, ठीक है, इस पे कोई पार्टिकल है, वो रोटेट कर रहा है, यहाँ से यूं यूं रोटेट कर रहा है, ये पार्टिकल है। अब इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स आउटर से, और किसकी तरफ? ये सेंटर है इस कर्व का सेंटर ये है। इस पे लगने वाला फोर्स अंदर की साइड, इसको सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर एरो कर हो रहा है ना, तो इधर की साइड से इस बॉडी पे जब ये ट्रैवल करेगी ऐसे रोड पे, तो अंदर की साइड जो फोर्स लगेगा वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल होगा इसकी वाइस वर्सा, कि इस बॉडी को बाहर की साइड, आउटर की साइड उसको पुश करेगा, तो वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बॉडी पर लगने वाला। और सामने से रिएक्शन आएगी वो पिटल की आएगी, और इधर से आएगी फ्यूगल से। ये टुवर्ड्स द सेंटर हो गया पिटल तो, और ये टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल हो गया बाहर की साइड लगने वाला सेंटर से, और वो बाहर से अंदर की साइड लगने वाला पिटल, ये तो अपना हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। और सेंट्रीफ्यूगल हो गया ये अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर की साइड, बाहर की साइड लगने वाला, ये टुवर्ड्स द सेंटर हो गया पिटल। समझ में आ गया? तो ये बात है सेंट्री, और इनकी वैल्यू तो आपको पता ही है, एक ही वैल्यू होगी इनकी, फॉर्मूला एक ही है इनका, F=mv²/r, और v अपॉन आर को ओमेगा लिख सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो यही लर्न करना है, इसी को समझना है। लेकिन आपको समझ में आया डिफरेंस क्या होता है? सेंट्रीपिटल मतलब कोई भी बॉडी कर्व पे कर रही है, रोटेट कर रही है, या वो ट्रैवल कर रही है कर्व पे, तो बाहर से अंदर की साइड लगने वाला, टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला फोर्स होगा सेंट्रीपिटल, और अंदर से बाहर की साइड लग रही है तो अंदर से बाहर की साइड लगने वाला फोर्स जिसको बैलेंस करेगा वो सेंट्रीफ्यूगल होगा, क्योंकि उसको बाहर की साइड पुश करेगा। हमें हाईवेज पे देखने को मिलता है ये कॉन्सेप्ट्स ज़्यादातर डेली लाइफ से रिलेटेड मैं बताऊँ तो आपको। और एवरीडे कहाँ होता है? एवरीडे साइंस में मतलब कि हाईवे पे हो गया, जब व्हीकल गोज अराउंड अ कर्व रोड पे व्हीकल ट्रैवल करता है तब होता है ये। और क्रीम सेपरेटर फ्रॉम द मिल्क, ये हमें कर्ड बनाने के लिए होता है। मिल्क में एक्चुअली कर्ड बनाने के लिए नहीं, हमें मिल्क की क्रीम निकालने के लिए यूज़ होता है वो। वॉशिंग मशीन ये बेस्ट एग्जांपल है, वॉशिंग मशीन हो गया,
और ट्रैवलिंग वाला हो गया। ये वॉशिंग मशीन में भी होता है ना, जब वॉशिंग मशीन ड्रायर जब अंदर की साइड घूमता है तो वो रोटेट कर रहा है सर्किल में, तो उसको बाहर की साइड पुश करने वाला फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर की साइड उसको सेंट्रीपिटल। और वैसे व्हीकल वाला बेस्ट है, आप किसी को समझा सकते हो। कोई भी व्हीकल आपका ट्रैवल कर रहा है कर्व में, ट्रांजिशन कर्व बन रहा है, या फिर आपको स्ट्रेट लाइन से वो कर्व में एंटर कर रहा है, तो जब वो एंटर करेगा तो उसके फोर्स चेंज होंगे। उस तभी तो हम जब भी ट्रैवल करते हैं रोड पर, तो वो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कुछ ज़्यादा फास्ट लगता है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम सेंट्रीपिटल भी लगाते हैं, और साथ में साइड आउटर कर्व जो होता है रोड का उसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं, उसको रेज करते हैं, ताकि दोनों बैलेंस हो सके कर्व। क्योंकि हाई स्पीड से आती है व्हीकल, जब कर्व पे आता है तो वो तब भी हाई स्पीड रहती है हाईवे पर। तो कर्व हम जो आउटर रोड होता है उसका आउटर पार्ट होता है रोड का, ये वाला पार्ट होता है, इसको हम थोड़ा रेज करके रखते हैं ना, ये वाले पार्ट को हम थोड़ा रेज करके रखते हैं, ये आउटर कर्व है जो रोड का, ताकि ये दोनों बैलेंस हो सके फोर्स। और व्हीकल ओवरटेक मतलब कि एक्सीडेंट ना हो व्हीकल का, एक तरीके से बाहर की साइड इधर उधर कहीं गिरे ना, एक्सीडेंट ना हो, बैलेंस लूज ना करे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल हो गया जो हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा, डेली लाइफ के लिए समझा। अब ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन वो होता है जो अर्थ के द्वारा लगने वाला फोर्स, वो तो ग्रेविटी हो गया। ग्रेविटेशन हो गया कि किसी भी बॉडी पे, यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है, कोई भी मास है, दो बॉडी उनके बीच में लगने वाला फोर्स, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर के जी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होती है। और ये वैल्यू कहाँ से आई ये मैं आपको बताऊंगा, मतलब कि यूनिट कैसे आई, और ये तो लर्न करनी पड़ेगी आपको वैल्यू 6.67, और इनकी यूनिट मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले आप समझो क्या है चीज़, कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में फ़र्क क्या है। ग्रेविटी होती है जो अर्थ के द्वारा लगती है, वो ग्रेविटी होती है, वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, वो ग्रेविटी की फॉर्मूला होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ग्रेविटेशनल क्या होता है फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जो भी किसी भी यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये कांस्टेंट होता है और कंजर्वेटिव होता है बिल्कुल। इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी जो मैंने आपको नीचे बताई, 6.67 इंटू 10⁻11। ये कोई भी यूनिवर्स में दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स, और उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, उनके बीच में डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। ठीक है, दो बॉडी के बीच में जितनी डिस्टेंस है, दो बॉडी है उनके बीच का जो उनका जो मास का प्रोडक्ट है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यूनिवर्स में, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होता है जी की वैल्यू मैंने आपको बता दी। तो इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या है, अभी हमने थोड़ा समझा है और क्या क्या है इसमें। ये ग्रेविटेशन फिक्स होती है वैल्यू, ये बात याद रखना आप, जी की वैल्यू फिक्स होती है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू एनी मास बॉडी, उनकी कोई भी मास का प्रोडक्ट है, कोई भी दो बॉडी, कोई भी यूनिवर्स में दो मासेज है उनकी, उनका प्रोडक्ट है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये और ये जी की वैल्यू होती है 6.67 में बता दी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला है। और ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आया, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम थोड़ा बहुत ऐड करते रहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है? मैंने बताया यूनिवर्स में कोई भी किसी भी दो बॉडी के बीच में कोई चेंजेस नहीं है, लगने वाला फोर्स होता है और नेग्लिजिबल के बराबर होता है, कंजर्वेटिव होता है, थोड़ा कम होता है, मतलब कांस्टेंट होता है एक तरीके से। कई लोग कई बार इसको नेग्लिजिबल भी मान लेते, लेकिन नेग्लिजिबल हम इसको रख नहीं सकते, क्योंकि ऐसा हम कहते हैं कि बहुत कम है जी की वैल्यू, 6.67 -11 में है ना इसलिए। लेकिन है वैल्यू, अब माइनस में भी है तो, लेकिन है, हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये 36 टाइम्स स्मॉलर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और न्यूक्लियर फोर्स से 38 हो गया। वीकेस्ट फोर्स है जैसे लिखा हुआ है वीकेस्ट फोर्स, हमने 3-4 फोर्स पहले पढ़े थे लास्ट क्लासेस में, कि न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं, तो वो सब चीज़ें। और इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द फोर्स बिटवीन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़, ये इसकी वैल्यूज़ वगैरह होगी। अब इसकी यूनिट्स पे आते हैं हम। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट कैसे आती है? देखिए यूनिट कैसे निकलेंगे, हमें बताया था कि जी की वैल्यू निकालनी हो तो
अब जी की यूनिट कैसे निकलेगी, जी की यूनिट ऐसे निकलेगी, ये आर है ये इधर जाएगा, ये एम दोनों नीचे आएंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, क्या क्या यूनिट आएगी न्यूटन, तो फोर्स की होगी, आर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर अपॉन केजी, नीचे आ जाएगा मास को केजी में करते तो केजी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यूनिट हो जाएगी और ये यूनिट आ रही है। और इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, डायमेंशन न्यूटन की होती है m1 L1 T-2 होती है, ये ऐसे ही एम स्क्वायर हो जाएगा, अगर के जी किस में आएगा ये भी एम स्क्वायर हो जाएगा, ये एम स्क्वायर नहीं होगा मीटर वाला, ये एल स्क्वायर होगा जब ये डायमेंशन लेंगे, क्योंकि मीटर लेंथ में यूनिट होगी, तो हम उससे निकाल सकते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला। आपको यूनिट पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए फंडामेंटल्स, उससे आप डायमेंशनल फार्मूलेज भी डिराइव कर सकते हो। और एक चीज़ तो याद रख लो, न्यूटन जो फोर्स है उसकी डायमेंशनल तो याद ही रख लो, जैसे आपको पहले बताई थी, न्यूटन क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास की वैल्यू क्या होगी एम, के जी में m1 आएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर कितना होगा एल हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर t-2 हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर तो -2 आएगा ना, ऊपर जाएगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो न्यूटन्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन का हो जाएगा m1 L1 T-2, T-2, तो उसके बाद फिर आप फोर्स की है और एम के जी है उनका m2 कर सकते हो, फिर आप वो कर सकते हो, क्योंकि फोर्स का मैं इसलिए लर्न करने के लिए आपको फोर्स कर रहा हूँ, इसलिए प्रेशराइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है फोर्स का, हर जगह हर फॉर्मूले में लगभग फोर्स आ ही जाता है, उससे रिलेटेड आ जाते हैं फॉर्मूले, तो अपन निकाल सकते हैं फोर्स की डायरेक्ट लर्न हो तो हमें डायमेंशनल। तो इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाइंड करके रखता है अपने अर्थ को, एटमॉस्फेयर को बाइंड करके रखता है, और मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मैंने कहा ना कोई भी दो पार्टिकल यूनिवर्स में उनके बीच में लगने वाला फोर्स है, ये यूनिवर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसे नहीं अर्थ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ग्रेविटेशन फोर्स के लिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अर्थ के द्वारा लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स उसको हम कहेंगे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे, अर्थ के द्वारा लगने वाला फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल, जो फोर्स अर्थ के द्वारा लग रहा है उसको करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी स्मॉल जी जिसको लिखते हैं, और ये कैपिटल जी है जिसको हम बोलते हैं, ये कैपिटल जी है और ये स्मॉल जी है, और इसकी वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिट तो आपको पता होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वैल्यू इसकी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ की होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होगी ये तो आपको पता ही है, एक्सेलरेशन है इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये लेकिन ये एक बात बता दूँ, ये जो जी है स्मॉल जी, ये कांस्टेंट नहीं है, ये अर्थ के लिए, ओनली अर्थ के लिए वैल्यू, और इसमें भी ये डिक्रीज इंक्रीज होता रहता है, तो वो हम देखते हैं कब होता है इंक्रीज डिक्रीज का, वेरिएशंस क्या है। जी की वैल्यू, जैसे कोई भी अर्थ है, तो अर्थ में ये कोई अर्थ है, तो अर्थ के सेंटर पे तो हमेशा जी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ये आपको लर्न रखनी है सेंटर पे, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ पहले, जी का, जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है जी इंटू मास अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस होगी, ये मास हो गया, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया आपका, ठीक है। लेकिन जी की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, मास पे और उसके रेडियस पर, लो मास भी कांस्टेंट हो जाएगा किसी भी चीज़ का, तो वो भी हो गया, जी कांस्टेंट है, लेकिन अब बचा क्या, सिर्फ रेडियस बचा, रेडियस पे डिपेंड कर रही है ना जी की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, दोनों हो गए दोनों, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये वेरी करेगा, तो जी की वैल्यू इन द एंड किस पे डिपेंड कर रही है, जी इज डिपेंडिंग अपॉन आर स्क्वायर, 1/r², तो जहाँ पर भी आर ज़्यादा होगा जी कम होगा, जी कम होगा आर ज़्यादा होगा, तो अब सेंटर है, सेंटर पे जी की वैल्यू होगी 0, और ये है पोल,
ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब यहाँ पर देखो, ये है इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होगी, इक्वेटर पे जो अर्थ की वैल्यू होगी वो होगी मिनिमम। मिनिमम इसलिए होगी कि यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है, मैक्सिमम है आर। ठीक है, और जैसे जैसे आप पोल की साइड जाओगे वहाँ पर क्या होगी, जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो एट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू डिक्रीजेज, और टुवर्ड्स द पोल ऑफ द अर्थ और पोल पे होगी मैक्सिमम होगी, मतलब उसकी ज़्यादा होगी। पोल की साइड जाएंगे तो अपन बढ़ती जाएगी इक्वेटर से। ठीक है, ये हो गया जी की वैल्यू। सेंटर का बता दिया मैंने आपको, पोल का बता दिया, इक्वेटर का बता दिया रीजन के साथ। अब बचा गया, ये तो हो गया अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के इनसाइड चलते हैं अपन। अब इनसाइड में अर्थ के जितनी ज़्यादा आप जी की वैल्यू डिस्टेंस जितनी ज़्यादा लोगे उतनी जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और अर्थ की वैल्यू और बता देता हूँ मैं आपको। जी की वैल्यू आउटर में, आउटसाइड ऑफ द अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम होगी, लेकिन अर्थ के सरफेस से आप ऊपर की साइड जाओगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, ये भी है। लेकिन इनसाइड में उल्टा हुआ, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी ज़्यादा जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अर्थ के इनसाइड की बात है। और अर्थ के आउटर पे जितनी ज़्यादा आप अर्थ के सरफेस से दूर जाओगे उतना ज़्यादा जी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, और सेंटर पे अर्थ की जी की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल जी की वैल्यू जीरो होगी। पोल पर मैक्स, पोल की साइड टुवर्ड्स जाओगे तो ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होती जाएगी। और टुवर्ड्स द इक्वेटर आओगे तो डिक्रीज होती जाएगी जी की वैल्यू। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी है, दोबारा पढ़ लेते हैं, नहीं आया तो समझ में आप। आउटसाइड द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ सरफेस तो क्या होगी, मैंने आपको बताया था। अर्थ सरफेस पे तो होगी, अर्थ सरफेस पे तो होगी इंक्रीज, लेकिन अर्थ सरफेस से जैसे भी आप डिस्टेंस कवर करोगे, हाइट पे जाओगे, किसी हाइट पे अर्थ सरफेस से दूर जाते जाओगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो जी डिक्रीज हो जाएगी, अर्थ सरफेस पे ज़्यादा होगी, लेकिन अर्थ सरफेस से आप ऊपर की साइड जाओगे, जितना अर्थ सरफेस से दूर की साइड जाओगे उतनी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। लेकिन ये किस केस में, आउटसाइड द अर्थ के केस में। अब इनसाइड के अर्थ के केस में ज़्यादा उल्टा होता है। इनसाइड द अर्थ में जितना जी की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा ट्रैवल, जितनी ज़्यादा अर्थ में, अर्थ इनसाइड द अर्थ में जितना ज़्यादा जी होगा, आर होगा, उतना ज़्यादा जी होता जाएगा। तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक तरीके से। ये अभी कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट लर्न रखने हैं। इनसाइड द अर्थ में क्या होगा, और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ जी बिकम्स जीरो, ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ बिकम जीरो। फ्लैट पोल्स पर होगी मैक्सिमम, इक्वेटर पे होगी लेस, कम होती जाएगी, ये आपको बता दिया। और यही लिखा हुआ है, बाकी मैंने आपको बता दिया। नहीं आया समझ में, दोबारा एक बार देख लेना वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।